नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिस देश की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो वहाँ भीड़ बहुत कुछ तय करती है और चुनावी मिजाज समझने में तो ये भीड़ निर्णायक हो जाती है। अब इत्तेफाक देखिए कि सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद सरकारी कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री भीड़ नहीं जुटा पा रहे। जहां हाथी, घोड़ा, पालकी, सब कुछ, पंडाल, कुर्सी, सब कुछ सरकारी खर्च पर हो, वहां भी भीड़ नहीं जुट रही है। यह हाल है आजकल मोदी जी का। और उधर विपक्ष में बैठकर ना सरकार है, ना सत्ता है, ना अडानी है, ना अंबानी है, ना पंडाल है, आसमान के नीचे खुली हवा में राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ ही भीड़ आ रही। और आज हैदराबाद में जो उन्होंने रैली करी राहुल गांधी ने, वहां पर भीड़ नहीं समंदर था, रैली नहीं रैला था। और ऐसा कहते हैं कि ऐसी रैली हैदराबाद में हुई नहीं। अब दोस्तों, ये जो भीड़ है, या यूं कहूं ये भीड़ का जो समंदर है, रैली नहीं जो रैला है, क्या इससे ये जाहिर होता है कि इस बार राहुल गांधी कहीं ना कहीं मोदी जी के अरमानों पर पानी फेरने जा रहे हैं? और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, फीडबैक आ रही हैं, सर्वेज आ रहे हैं, ओपिनियन पोल हैं, चाहे वो सर्वे बीजेपी के इंटरनल सर्वे हो, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे हो, रीजनल पार्टियों के इंटरनल सर्वे हो, गोदी मीडिया के हो, इंडिपेंडेंट मीडिया के हो, अगर एक ओवरव्यू हम लेते हैं तो इस देश में 329 सीट्स 329 सीट ऐसी हैं जहां राहुल गांधी बीजेपी की नींद उड़ाने जा रहे हैं। और ये 300 सीट्स, ये जो 329 सीट्स हैं, जिसमें पिछली बार कई जगह बीजेपी जैसे एक तरफा जीत गई हो, जैसे बीजेपी को कुछ सीटों पर वॉकओवर मिल गया हो, इस बार ये जो 329 सीटें हैं, डायरेक्ट फाइट है, कांटे की टक्कर है, जहां आप कुछ तय करने की स्थिति में नहीं है बहुत सी सीटों पर। और ये जो फिगर है 329, इस फिगर को देख के एक साहब बहुत परेशान है, चाणक्य। और चाणक्य ही नहीं, जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा ही नहीं, मोहन भागवत, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, पार्टी का संगठन भी और सरकार भी और मोदी जी भी परेशान इसलिए हैं क्योंकि कोई तोड़ नहीं है इन 329 सीटों पर। और आज इसी पर बड़ा खुलासा है। अब दोस्तों, ये जो 329 का ये जो फिगर है, जहां डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और कांग्रेस में, मोदी और राहुल गांधी में, या एनडीए और इंडिया कह सकते हैं आप, उस पर मैं तफसील से आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं और एक्सपर्ट भी हमारे साथ में होंगे। स्टेट वाइज आपको मैं आंकड़े दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नौबत आई क्यों, ये जो फाइट हो रही है, इसके पीछे जो चेंज है, जो बुनियादी फ़र्क है, वो क्या है? राहुल गांधी बनाम मोदी की लड़ाई। ये लड़ाई तो 2014 में भी थी, 19 में भी थी, तो फिर फ़र्क क्या आ गया? ऐसा क्या है कि अब राहुल गांधी को ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है? ऐसा क्या है? और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फ़र्क है, 14 में जहां राहुल गांधी खड़े थे, 2023 में जहां राहुल गांधी खड़े हैं, वो जो बुनियादी फ़र्क है वो ये कि इस बार उनके जो भाषण है, वो भाषण नहीं है, वो एक तरह की गारंटी है। उसमें कंटेंट है, टू द पॉइंट बोलते हैं, बहुत प्रिसीशन के साथ बोलते हैं। जैसे आज का अगर आप हैदराबाद का भाषण देखें, थोड़ा सा अडानी पर हमला था, भ्रष्टाचार पर हमला था, लेकिन वो टू द पॉइंट पर तुरंत आए। कम भाषण, कंटेंट ज़्यादा। और इसमें उन्होंने कहा कि, जैसे मिसाल के तौर पर जो गारंटीज उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि भाई जो भी लोग इस भाषण को यहाँ सुन रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं, वो ध्यान से सुने, गौर से सुने कि अगर उनके पास घर नहीं है, अगर उनके पास घर नहीं है, तो जिस दिन सरकार बनेगी, तेलंगाना के पूरे स्टेट में हर सर पर एक छत होगी। जो भी लोग हैं, शायद आप टीवी पे इसको देख रहे हो, तेलंगाना में जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आप अच्छी तरह सुनिए, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी। अब राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो गारंटी है, ये वाकई गारंटी, वायदा नहीं है, ये गारंटी है। और वो लोगों से कहते हैं जो वहाँ पर वोटर हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि आप कर्नाटक में जाके मालूम करिए, हिमाचल प्रदेश में जाके मालूम करिए कि जो गारंटी दी थी क्या वो मिली कि नहीं मिली, या आप पूछ के आइए। या अगर कोई कर्नाटक में आपका रिश्तेदार है या दोस्त है तो उससे पूछिए।
और फिर वो आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हर महिला को हर महीने 2,500 रुपये मिलेगा और जो सिलेंडर मोदी जी 1,000 रुपये में दे रहे थे वो हम सरकार आने पर 500 रुपये में देंगे, गारंटी। जनता को वो दे रहे हैं जो जनता को चाहिए। टू द पॉइंट बात हो रही है। दूसरा वायदा, हर महीने महिलाओं के लिए 2,500 रुपए। नरेंद्र मोदी जी ने 1,000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। अब दोस्तों, जिन 329 सीटों पर हम डायरेक्ट फाइट की बात कर रहे थे, जहां बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, इन 329 सीटों में मैंने उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला उसको नहीं जोड़ा है। गुजरात को इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि आज भी गुजरात में बीजेपी, गुजरात लॉबी का वर्चस्व है, गुजरात को नहीं जोड़ा है। उड़ीसा में भी कांग्रेस नहीं, वहाँ पर नवीन पटनायक की सरकार है, तो उड़ीसा को मैंने ऐड नहीं किया। मैंने और भी कई स्टेट्स ऐड नहीं किए, सिर्फ असम को इसमें जोड़ा क्योंकि वहाँ डायरेक्ट फाइट है असम में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कई स्टेट्स मैंने नहीं जोड़े और जो स्टेट्स जोड़े हैं उनको आप लिस्ट में देख सकते हैं। अब साउथ इंडिया की बात हम शुरू करते हैं, तेलंगाना से शुरू करते हैं। तेलंगाना में आज जहां रैली थी, 17 सीटें हैं लोकसभा की। अभी तक कांग्रेस नंबर 3 पे थी, लेकिन आज की जो रैली आप देख रहे हैं या जो फीडबैक आ रहा है, कांग्रेस ने बीजेपी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। सीधी फाइट बीआरएस के साथ है। 17 सीटें हैं जहां बीजेपी बुरी तरह से उलझी हुई है। आंध्र प्रदेश की आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें। जो बड़ा डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू वो छिटक के बीजेपी से दूर गए हैं और पवन कल्याण जो उनके साथ के हैं, जो अभी फिलहाल एनडीए में, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू अगर ये इंडिया की तरफ आए तो बीजेपी को वहाँ भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी एक तरह से नील है, जीरो है। कर्नाटक में 28 सीटें और इन 28 सीटों पे जिस तरह से डीके शिव कुमार, जिनके बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे बाद में, डीके शिव कुमार का असर ये है कि ये जो 28 सीटें हैं, पिछली बार 26 सीटें मोदी जी ने जीती थी यहाँ से, इस बार यहाँ भी बहुत तगड़ी फाइट है। तमिलनाडु में बीजेपी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती एक तरह से देखें, अगर वोट के टर्म्स में देखें, सीट के टर्म्स में देखें। 39 सीट्स हैं, अलायंस बहुत इंटैक्ट है, इंडिया की अलायंस। स्टालिन वहाँ पर मुख्यमंत्री। केरल में पिछली बार 20 में से 15 सीट ले गए थे और यहाँ भी बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था। तो कुल मिलाकर 129 सीटें हैं। सबसे विकट स्थिति, सबसे कमज़ोर स्थिति दक्षिण भारत में। और कर्नाटक की हार के बाद जैसे मोदी जी का दरवाज़ा ही बंद हो गया दक्षिण का। जो दूसरा ग्रुप मैंने लिया है तो ये इंडिया अलायंस का, लेकिन मैंने इसको यूपीए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर 2 जगह यूपीए की पहले से ही अलायंस है, महाराष्ट्र और बिहार में। बिहार में क्योंकि नीतीश कुमार आ गए हैं तो अलायंस इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है फेविकोल की तरह कि यहाँ पर होश उड़े हुए हैं और बार बार अमित शाह जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं। 40 सीटें हैं। पिछली बार स्वीप कर गए थे मोदी जी बिहार में, इस बार बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र में शरद पवार अभी भी एनसीपी के साथ हैं और उनके साथ मेजर वोट शेयर है। भले उनके भतीजे अजीत पवार और उनके कुछ और साथी चले गए हों सरकार में, लेकिन शरद पवार, उनकी बेटी, अभी भी एनसीपी का आप कह सकते हैं जो वोट शेयर है उन्हीं के पास है। और जहाँ तक उद्धव ठाकरे की बात है तो उन्होंने तो गजब ढा रखा है, पहले से कई ज़्यादा आप कह सकते हैं, कई गुना वो मजबूत की स्थिति में। सारे बाई इलेक्शंस जो हुए, चाहे वो विधानसभा के हों, मंडी के हों, वो महाविकास अघाड़ी जीतती आई। तो बहुत कमज़ोर स्थिति में है। 48 सीटें जहाँ पिछली बार स्वीप किया था शिवसेना के साथ, वहाँ भी हालत ख़राब है। और झारखंड में बहुत तोड़ने की कोशिश हो रही है। हेमंत सोरेन को ईडी, सीबीआई, सारे आप कह सकते हैं दांव चलती हैं, लेकिन हेमंत सोरेन टूटने को तैयार नहीं। यहाँ भी पहले से यूपीए की अलायंस थी और 14 सीटें हैं। इस बार बीजेपी कितनी ले जाएगी मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन ये जो 102 सीटें हैं, बीजेपी वाकई संघर्ष कर रही है यहाँ पर। अब दोस्तों, अगर आप ये हिंदी हार्टलैंड देखें, अब हिंदी हार्टलैंड में मैंने असम को इसलिए जोड़ लिया, हालांकि जोड़ना नहीं चाहिए था असम को, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। यहाँ पर मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ असम में इस बार सीधी फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, इसलिए असम को मैंने जोड़ा। 14 सीटें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, हालत ख़राब है वहाँ पर। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है इस वक्त शिवराज की है। 20 साल में कम से कम 18 साल वो मुख्यमंत्री रहे और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी की है। डबल इंजन की सरकार पर डबल एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर।
29 में से पिछली बार 28 सीटें जीती थी, इस बार 8 से 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। राजस्थान 25 में से स्वीप कर गए थे पिछली बार मोदी जी, लेकिन वसुंधरा ने जिस तरह से वहाँ तलवारें उठा रखी हैं और जिस तरह से बीजेपी में दो फाड़ हो गई है राजस्थान में, कितनी सीटें लोकसभा में मिलेंगी और क्या मोदी मैजिक चलेगा, कहना मुश्किल है। हरियाणा में बहुत ही स्थिति खराब है। किसी भी समय जो बैसाखी की सरकार है बीजेपी की, कभी भी गिर सकती है। दुष्यंत चौटाला बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और खट्टर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मोदी जी के बड़े खास हैं, कंफ्यूज वो भी हैं। तो हरियाणा में जो हुड्डा परिवार है, भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा अच्छी परफॉर्मेंस से मेहनत कर रहे हैं। इन 10 सीटों में बीजेपी इस बार 10 सीट ले जाएगी, इम्पॉसिबल। हिमाचल का आपने स्थिति देख ही ली है, यहाँ पर भी हाल में ही चुना था, बीजेपी की सरकार बन गई, तो उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उत्तराखंड में अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था बागेश्वर में, उसमें बीजेपी हारते हारते बची, बस जीत ही गई, आप यूँ कह सकते हैं। तो यहाँ भी हरीश रावत अभी हैं, एक बड़ा फेस है। और असम में मैंने पहले भी कहा कि एक टफ फाइट है, 98 सीट्स हैं। और ये अगर आप पिछले बार का आंकड़ा देखेंगे तो 98 में जैसे मोदी जी कई सीटों पर जैसे उनको वॉकओवर मिल गया, एक तरफा लड़ाई थी। अब ये लड़ाई एक तरफा नहीं है, कांटे की टक्कर है, और ये कांटे चुभ रहे हैं चाणक्य को। अब दोस्तों 329 सीटों पर सीधी फाइट, और इसमें अगर आप इंडिया अलायंस जोड़ दें, यानी जो समूचा विपक्ष है जिसके पास 63% वोट शेयर है, और मोदी जी बीजेपी एनडीए जिसके पास 37% वोट शेयर है, वैसे भी अगर आप वोट शेयर देखें तो विपक्ष अगर एक हो जाता है, एक छतरी के नीचे आता है जैसा कि आ रहा है, तो पड़ना वैसे भी उसका भारी है। और उसके साथ ही साथ जो मोदी मैजिक है, क्या मोदी मैजिक डाइल्यूट हो रहा है? मोदी जी का जो जादू है उतर रहा है, बात नहीं बन पा रही, अब वो भीड़ नहीं आ रही। जब भीड़ आ भी रही है तो सरकारी खर्च पर आ रही है। और क्या कहीं ना कहीं जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और तमाम मुद्दे हैं, उस पर राहुल गांधी हावी हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदी हार्टलैंड की हम बात नहीं करेंगे, दक्षिण भारत की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल आज की ज़मीन पर, आज जो 2023 की ज़मीन है, वहाँ गुजरात लॉबी कहाँ खड़ी है, इस पर भी बात होगी। और मुझे लगता है एक ओवरऑल व्यू, कंप्रिहेंसिव व्यू, 360 डिग्री व्यू, वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और प्रोफेसर रविकांत, जी हाँ, प्रोफेसर रविकांत के पास चलते हैं। कांग्रेस को समझते हैं, हिंदुस्तान की सियासत को समझते हैं, सोशल इंजीनियरिंग को समझते हैं, पैनी निगाह रखते हैं, उनकी निगाह से भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत जी के पास। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आज जो रैली थी, बल्कि मैं कहूँगा रैला था, ऐसा लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को सुनने हैदराबाद में 10 लाख से ज्यादा लोग थे। अब मैं गिनती तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन लोकल प्रेस का भी कहना है कि ऐसी रैली नहीं देखी। राहुल गांधी की ये जो लोकप्रियता बढ़ रही है, वो चाहे कश्मीर जाए, वो हैदराबाद जाए, वो केरल हो, वो राजस्थान हो, वो भोपाल हो, ये जो भीड़ बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी चीज कि जिस तरह से हिमाचल जिताया उन्होंने, कर्नाटक जिताया, जैसे तेलंगाना में भी इलेक्शन है, राजस्थान में भी इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, राहुल गांधी की यूएसपी, जिस तरह से आपने राहुल गांधी को रीड किया है, पॉलिटिकली आपने उनको पढ़ा है, राहुल गांधी और मोदी में आपको इस वक्त, मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, 2023 में राहुल और मोदी में बुनियादी फर्क प्रोफेसर साहब क्या लग रहा है आपको? देखिए दीपक जी, जो आपने कहा कि 2014 की बात नहीं कर रहे, 23 की बात कर रहे हैं। 2014 में जहां नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी होते थे बीजेपी के लिए, अब वही हालत कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी हो गए। राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी की जीत की गारंटी है। और ये जो परिवर्तन है वो आया है पिछले साल की, अगर 7 सितंबर की तारीख आप याद करें, भारत जोड़ो यात्रा जहां से शुरू होती है कन्याकुमारी से, और राहुल गांधी जिस तरह से पैदल चलते हैं 4000 किलोमीटर से ज्यादा, और दक्षिण भारत में खास भीड़, खास लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, हजारों और लाखों का हुजूम सड़कों पर जिस तरह से आ रहा था, आज वही विश्वास दिखाई पड़ा राहुल गांधी के उस रैली में, जो आपने कहा कि वो रैला था।
राहुल गांधी को सुनने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए उसी विश्वास और भरोसे के साथ लोग वहां पर मौजूद थे। और जो राहुल गांधी ने आज गारंटियां दी हैं, वो गारंटियां जी। भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही हैं तेलंगाना के चुनाव में, और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी उनका प्रभाव पड़ेगा। नहीं, मतलब मैं कहूंगा कि जो मोदी है, क्या आपको लगता है कि मोदी के भाषण में अब वो कंटेंट नहीं है, और राहुल के उनके जो भाषण है उसमें आपको कंटेंट दिखता है? वो वही बोलते हैं डेफिनेटली जो देना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ जमीन आपको लग रहा है? जैसे आसमान आज का उन्होंने अंतर, कहा, जमीन आज आसमान मैं का सुन अंतर। रहा था आज मैं सुन रहा था उन्होंने कहा कि भाई 1000 रुपए का सिलेंडर आपको मोदी दे रहे हैं, हमारी सरकार आई तो हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस रैली को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, टीवी पे, कहीं भी, वो एक चीज नोट कर लीजिए, अगर जिनके पास घर नहीं है, जैसे ही सरकार शपथ लेगी, हम आपको सर पर एक छत दे देंगे। तो ये जो कंटेंट की बात मैं कर रहा हूं, ये जो कंटेंट है, अगर राहुल गांधी का हम कंटेंट देखें और मोदी जी का कंटेंट देखें, उसमें आपको क्या अंतर लग रहा है? और क्या ये कंटेंट जो है कहीं ना कहीं यही एक टर्निंग पॉइंट होता जा रहा है? निश्चित तौर पर, और बहुत बड़ा अंतर है अब दोनों लोगों के बीच में। वो बात अलग है कि राहुल गांधी उतने उम्दा वक्ता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसमें भरोसा है, उसमें विश्वसनीयता है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उन्होंने हिमाचल में किया, वो कर्नाटक में किया, और नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण आप उठा करके देख लीजिए, उसमें वही झूठ है, वही लफाजी है। अगर मैं ये कहूं, जहां उन्होंने अच्छे दिन के वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे किए थे, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, ये सारी चीजें लफाजी साबित हुई हैं। और महंगाई जहां पहुंच गई है, बढ़ी हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और सिलेंडर कहां पहुंच गया, 1100। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी आज जीत की गारंटी बन रहे हैं, क्योंकि जीत की गारंटी। उनके भाषणों में, उनके कहने में वो विश्वसनीयता नजर आ रही है। इसके उलट नरेंद्र मोदी पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। वो हर जी। बार नए गेटअप में आते हैं, लेकिन लोग सच में जैसे ही उनका चेहरा देखते हैं चैनल बदल लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ये चीज नहीं है। नहीं है। एक चीज डॉक्टर साहब और मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान और हिंदी हार्टलैंड, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि आज दक्षिण में थे, हैदराबाद में थे, तो मैं थोड़ा दक्षिण की बात करना चाह रहा हूँ। दक्षिण में मैं देख रहा हूँ, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो केरल हो, कांग्रेस, मतलब जैसे बहुत बड़ा एक अंतर दिख रहा है। कांग्रेस 2019 की, कांग्रेस 2014 की और कांग्रेस 2024 की जो होने वाली लगातार जीत है। जैसे कर्नाटक में जीत बहुत बड़ी थी, वो नेक एंड नेक फाइट नहीं थी, एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीत है, एकदम दुगनी ताकत से जीत है, दुगनी मार्जिन से जीत है बीजेपी के ऊपर। और केरल में भी हम देख रहे हैं, पिछली बार भी 20 में से 15 सीट ले गए थे। तेलंगाना की आज की रैली आंखें खोल देने वाली रैली होगी बीजेपी और मोदी जी के लिए। क्या कोई ऐसा अलादीन हाथ लग गया है राहुल गांधी के? आखिर ये जो खेल हो रहा है, इसके पीछे कोई चेहरा, क्या कोई इस तरह का कोई, क्या कोई अमित शाह अब कांग्रेस में भी है, या राहुल गांधी खेल कर रहे हैं, कोई और दूसरा खेल कर रहा है? देखिए, जो वहां पर भीड़ दिख रही थी, जो रैला था, उसके पीछे डीके शिव कुमार माने जा रहे हैं। और जो आपने कहा कि वहां का अमित शाह कौन है, तो दक्षिण के अमित शाह है, दक्षिण के चाणक्य अब डीके शिव कुमार साबित हो रहे हैं। वो पीछे बैठे हुए थे, और कर्नाटक में भी उनकी उनकी ही वो पूरी तैयारी थी, जिसके जरिए उन्होंने इतनी बेहतरीन विनिंग हासिल की, इतनी बड़ी जीत हासिल की, जो एक तरह का प्रतिमान हो गई। और उसी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ये गारंटी दी थी। अब अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि हम दक्षिण भारत आपको जिता करके ले आएंगे, और वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि चाहे तेलंगाना हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, वहां पर लगातार वो तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए वो जनाधार ही नहीं। और बता दी, जब आपने कही दिया कि साहब राहुल गांधी के पास भी अब एक चाणक्य आ गया है, एक चाणक्य मोदी जी के पास है, तो राहुल वाला जो चाणक्य है, ये जो डीके शिव कुमार है, और ये जो मोदी जी वाला चाणक्य है अमित शाह, इनमें बुनियादी फर्क क्या है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, डीके शिव कुमार बहुत एक तरह से सरल व्यक्ति हैं। वो सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि पीछे बैठ करके वो सारी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है अपने नेता से, वो कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह है, जिस तरह से एग्रेशन के साथ आते हैं और वो सामने रहते हैं,
और कई बार वो डराने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये डीके शिव कुमार के साथ नहीं है। डीके शिव कुमार वही सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो अमित शाह ने की थी। तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत की नब्ज को डीके शिव कुमार ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और अमित जी शाह को मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की कोई पहचान है दक्षिण भारत में। और यही वजह है कि दक्षिण भारत अभी तक 10 साल तक वो एक तरह से वहां संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, और जो कर्नाटक में पहुंचे भी थे वो भी दरवाजा बंद हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दक्षिण भारत में नेता नहीं है, हम्म, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर राहुल गांधी की वो पहचान है। राहुल गांधी अखिल भारतीय नेता है, लेकिन मोदी नहीं है। नहीं ठीक है। जो विकेट है दक्षिण भारत का, उस विकेट को, उस जमीन को बेहतर तरीके से डीके शिव कुमार समझते हैं। और आपका कहना है कि अमित शाह अभी भी दक्षिण में कमजोर हैं, और पिछले 9.5 साल में कोई करिश्मा अमित शाह जो मोदी के चाणक्य दक्षिण में नहीं दिखा पाए, बल्कि जो कर्नाटक के द्वार खुले थे वो भी बंद हो गए। और लोग कहते हैं इसके पीछे अमित शाह का एक बहुत बड़ा कारण है, जिस तरह से उनके झगड़े हुए। बहरहाल मैं हिंदी हार्टलैंड में आ रहा हूँ, जहां पर असली आप कह सकते हैं युद्ध होना है 2024 का। छत्तीसगढ़ जो इस वक्त जहां कांग्रेस की सरकार है, फिर मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार आ सकती है, और राजस्थान जहां फिर सरकार कांग्रेस की, ये जो तीनों स्टेट हैं हिंदी हार्टलैंड के, हिंदी पट्टी के, इसमें अगर हम देखें राजस्थान में 25 सीट हैं लोकसभा में, 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, और 11 सीटें छत्तीसगढ़ में। 60-70 सीटों का ये चंक है। आपको लगता है कि इस बार दिस टाइम अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया विधानसभा में, तो क्या ये लोकसभा में भी रिफ्लेक्ट होगा? ये फिगर हम लोकसभा में भी देखेंगे, यानी लोकसभा में भी कांग्रेस अच्छा करेगी पिछले बार की तुलना में? और अगर लोकसभा भी अच्छा करती है तो इसका कारण मुख्य आपको क्या लग रहा है? देखिए, इन 3 राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, और तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री देखिएगा, भूपेश बघेल हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, अशोक गहलोत अति पिछड़ा समाज से हैं, और मध्य प्रदेश में 2 बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, लेकिन कमलनाथ वहां पर सीधे फ्रंट फुट पर है। तो सोशल इंजीनियरिंग जो कांग्रेस पार्टी की इस समय, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों को वो साध करके चल रहे हैं। डेफिनेटली पिछली बार जो सफलता मिली थी बीजेपी को, वो इस बार नहीं मिलने वाली। कितना भी अच्छा करेंगे तो भी वो कई सीटें लूज करेंगे, क्योंकि एक नई रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी वहां काम कर रही है, और उस पे जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो है राहुल गांधी की अपनी विश्वसनीयता की। जो गारंटी वो कर्नाटक में दिया उन्होंने, जो हिमाचल प्रदेश में दिया, वो उन्होंने फुलफिल की, आज तेलंगाना में वो दे रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि गारंटी और सोशल इंजीनियरिंग, ये दोनों ही इक्वेशन कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, मैंने कहा कि बहुत अच्छे भाषण वो दे लेते हैं, और अभी उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है आज, जिसमें वो निश्चित तौर पर तमाम 18 उन जातियों के उसके पेशे की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आजादी के बाद वे जातियां जो भले ही शिल्पकार थी, क्या वो शिल्पकार ही रहेंगी? लोहार का बेटा क्या अब केवल लोहारगिरी ही करेगा? बढ़ई का बेटा क्या बढ़ईगिरी ही करेगा? मोची का बेटा क्या केवल जूता ही सिलेगा, जूता ही बनाएगा? इनको जो सपने दिखाए गए थे आजादी के बाद कि उनका बेटा भी कलेक्टर, डीएम, एसपी और प्रोफेसर बन सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उनके लिए तो रास्ते बंद कर रही है, उनके दरवाजे बंद कर दे रही है, उनके एस्पिरेशन खत्म कर दे रही है, उनके एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। तो ये मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी, जो मुझे लगता है अशोक गहलोत ने जो खेल किया है राजस्थान में, अति पिछड़ा के लिए अतिरिक्त रिजर्वेशन दिया, यही भूपेश बघेल ने भी किया है छत्तीसगढ़ में। ये जो मजबूती है इस समय, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है और जो गारंटी है, और फोकस दलितों पर, आज भी राहुल गांधी ने दलित, आदिवासी सबकी बात की है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। जी, एक अंतिम सवाल चलते चलते, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो एक अवतार है, और इसी अवतार की नई तलाश में वो हैं, ये जो विशेष सत्र है उसमें भी उनका महिमा मंडन, आज हमने जन्मदिन पे देखा महिमा मंडन, हर आदमी आरती उतार रहा है, दिया लेकर आरती उतार रहा है, कहीं जा रहे हैं फूलों की बारिश हो रही है, कहीं पर जयकारा लग रहा है, मनोज कुमार के गाने बज रहे हैं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं किंग साइज मोदी को फिर से उभारने की कोशिश है। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि आप ट्रैवल काफी करते हैं, जमीनी हकीकत क्या कहती है? मोदी का जादू फिर सर चढ़ के बोलेगा, या मोदी का जादू अब सर से उतरने लगा है लोगों का? लास्ट क्वेश्चन। उतर चुका है बहुत हद तक, जो वो उतर चुका है, ब्लाइंड समर्थक है, उतर चुका है।
जो ब्लाइंड समर्थक हैं वो अभी भी वही है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैंने तो कहा था कि क्या उतर रहा, आप कहते हैं उतर चुका है। उतर चुका है, और मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं आपको, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, मोदी जी ने तो इन 10 सालों में देश को बर्बाद किया। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं, महंगाई कहां पहुंच गई है, किसानों के हालात क्या हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही है। ये लोगों को दिख रहा है, और वो इसीलिए इस सरकार से तौबा करना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो विकल्प की तलाश कर रहे हैं, समय के इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको मौका मिलेगा उस बटन दबाने का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा बेहद विश्वसनीय हुआ है, और नरेंद्र मोदी अब जो भी ब्रांडिंग कर लें, वो अवतार बने, वो रोज ड्रेस बदलें, G20 से लेकर के अथाह ब्रांडिंग, मतलब इतना मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन वो मणिपुर के दृश्य क्या लोग भूल जाएंगे, वो कि जहां पर 2 महिलाओं को नंगा करके एक पूरी भीड़ उनके गुप्तांगों में हाथ डालते हुए जा रही है। वो क्या जो सैनिकों की शहादत हुई वो भूल जाएंगे क्या लोग? और आप जश्न मना रहे थे, उन पर फूल की बारिश हो रही थी। ये जो इस देश की विडंबना है, मुझे नहीं लगता है कि लोग इन दृश्यों को भूलने वाले हैं। डॉक्टर, एक बात आपने बड़ी कही कि जो जादू है, लोगों से जब आप बातचीत करते हैं, छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो जो आपको एक फीडबैक मिल रहा है बहुत बहुत चौंकाने वाला है कि नरेंद्र मोदी जो जहां 14 में खड़े थे या 19 में खड़े थे, 24 में वहां खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे। एक बड़ा सवाल आपने उठाया। देखते हैं कि विशेष सत्र के बाद क्या मोदी जी लोकसभा भंग करके जल्दी चुनाव कराते हैं या चुनाव समय पर होगा। लेकिन एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि जो जादू है वो जादू जैसा अब रहा नहीं। चाहे जितनी बीन बजा लीजिए, अब जादू नहीं दिखने वाला है। वो ताश के पत्ते जो गड्डी फेंक के जादू दिखाते थे, वो लगता है गड्डी ही खो गई है। आप डॉक्टर साहब आए, समय निकाला, और आप इतने मतलब व्यस्त रहते हैं और समय निकाल के देते हैं हम लोगों के लिए और ज्ञान बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से आप सामाजिक समीकरण को, सोशल इंजीनियरिंग को समझाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्सपर्ट इतनी सहजता से इन चीजों को सामने रखता है, क्योंकि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, दरअसल ईवीएम का दूसरा नाम यही है, सोशल इंजीनियरिंग। डॉक्टर साहब आने का बहुत बहुत शुक्रिया।